नमस्कार दोस्तों। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है जयपुर, उसके नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत रिलायबल नोट्स हैं, तो अपन इसको देखते हैं। राजस्थान की जो उत्पत्ति है इसके बारे में सबसे पहले दिया हुआ है कि राजस्थान की उत्पत्ति में जो ये पेंजिया था, ये पेंजिया पूरा महाद्वीपीय भाग था पूरी पृथ्वी पर पहले, और 71% महासागर था जिसको पेंथलासा बोलते थे। पेंथलासा एक सागर का ही नाम है। और पेंजिया जो 29% था वो महाद्वीप था पूरी पृथ्वी पर। अब क्या हुआ कि इसको अपन तीन भागों में देखते हैं पृथ्वी को। तो बीच में 33 सागर है जो भूसन्नति थी। भूसन्नति ऐसे नीचे का भाग होता है, और दक्षिणी भाग जो इसका पेंजिया का था वो दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड, और जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड या लोरेंसिया बोलते हैं 33 पेंजिया का। तो तीन भाग हो गए, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दूसरा भूसन्नति 33 सागर, और तीसरा है गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग था। पेंजिया क्या है? अल्फ्रेड वेगनर एक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, और महाद्वीपों के संयुक्त रूप को, जो भी महाद्वीप है उन सब महाद्वीपों को उन्होंने पेंजिया बोला था, और सागरों को उन्होंने क्या बोला था? पेंथलासा बोला था। पेंजिया को दो भागों में वर्तमान में विभाजित किया। उत्तरी भाग ये अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहलाया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, या जिसमें भारत और राजस्थान दक्षिणी भाग में है जिसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, वो दक्षिणी भाग पेंजिया का कहलाया। मतलब इस पेंजिया के टुकड़े थे दो, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को लोरेंसिया या अंगारा लैंड बोला, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोला, जिसका हिस्सा जिसमें भारत और राजस्थान ये सब उसी में है। तो अपन देखते हैं, जो अंगारा लैंड है, लोरेंसिया है, उसमें ये जो उत्तरी अमेरिका यहाँ पे था, और यूरोप का जो एरिया है, और उत्तरी एशिया जिसमें रूस चाइना है, ये सभी उत्तरी भाग है या अंगारा लैंड के भाग हैं, लोरेंसिया के भाग है। दक्षिणी भाग में ये अफ्रीका का भाग है, दक्षिणी अमेरिका का भाग है, यहाँ पे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका वाला भाग है। ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग है। तो भारत और राजस्थान गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दूसरा पेंथलासा, ये भी अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पृथ्वी पर सारा 71% पानी है, सागर है, और इस सागर को संयुक्त रूप में उन्होंने पेंथलासा कहा। पेंथलासा का मूल महासागर प्रशांत महासागर जो आज है ना, प्रशांत महासागर, वो पेंथलासा का मूल महासागर, क्योंकि सबसे बड़ा महासागर भी आज प्रशांत महासागर ही है। तो अपने देख लिया कि वह पृथ्वी थी, उसमें सबसे पहले पेंजिया था। पेंजिया दो भागों में टूटा, उत्तरी भाग जिसको लोरेंसिया या गोंडवाना लैंड लोरेंसिया या अंगारा लैंड बोलते हैं, दक्षिणी भाग जिसे गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और गोंडवाना लैंड अपना काम का है, क्योंकि अपन जहां रह रहे हैं आज वर्तमान में, जो अपन रह रहे हैं वो सभी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। भारत और राजस्थान सभी गोंडवाना लैंड में ही है। इसके अलावा अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये सभी गोंडवाना लैंड के ही भाग हैं। अब बात करते हैं, एक मैंने बताया था आपको 33 सागर, ये एक सागर, ये एक भूसन्नति थी जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित था। तो जब पेंजिया टूटा तो उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, और इनके बीच में एक भूसन्नति थी 33 सागर। हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी विशाल मैदान तथा थार का जो मरुस्थल है, इसका निर्माण 33 सागर से हुआ। तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण, जो उत्तर का विशाल मैदान है जिसमें यूपी ये सब है, यूपी है और पश्चिमी बंगाल है, ये सभी उत्तरी विशाल मैदान के भाग है। और थार का मरुस्थल जिसमें राजस्थान है, गुजरात का भाग है, ये सभी 33 सागर के भाग हैं। तो राजस्थान का निर्माण अपन देखते हैं, तो गोंडवाना लैंड और 33 सागर, जी टी, जी मतलब गोंडवाना, टी मतलब 33 सागर। तो अंगारा लैंड को भूल जाओ, मतलब उत्तरी भाग को भूल जाओ। ये जो नीचे का भाग बताया था गोंडवाना लैंड और 33 सागर, इसी से ही सब राजस्थान में बना है। तो 33 सागर से तो मैंने बताया आपको मरुस्थल बने हैं और मैदान बने हैं, और गोंडवाना लैंड से बने हैं अरावली और हाड़ौती का पठार, ये इससे बने हैं। तो सबसे प्राचीन राजस्थान में पूछे तो क्या है? अरावली सबसे प्राचीन है। जो अरावली पर्वतमाला है ना राजस्थान में, वो सबसे प्राचीन है। फिर उसके बाद में हाड़ौती पर्वत पठार है, फिर उसके बाद में नवीनतम मरुस्थल है, और सबसे नवीनतम है पूर्वी मैदान जो नदियों द्वारा बनाए गए हैं। और बस इतना सा याद रखना, हाड़ौती का पठार और अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है राजस्थान में, और मरुस्थल और पूर्वी मैदान 33 सागर के भाग हैं। फिर अपन बात करते हैं, अरावली व हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जो भारत का जो प्रायद्वीपीय, जो नीचे का भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार है ना,
तो इसका हिस्सा क्या है, अरावली और हाड़ौती का पठार। जैसे ये राजस्थान का मैप अपन हल्का सा ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये जो अरावली और ये जो हाड़ौती का पठार है, ये अरावली और हाड़ौती का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो भारत का। और जो ये मरुस्थल इधर है और जो पूर्व का मैदान है, ये उत्तरी विशाल मैदान के भाग हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का स्थिति व विस्तार देखते हैं। ये जो रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा सबसे बीच में, भूमध्य रेखा, फिर उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी का जो अपन ग्लोब बनाए, तो उस ग्लोब में जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो उत्तरी अक्षांश में यहाँ कहीं राजस्थान है, तो ये उत्तरी अक्षांश का भाग है। और अगर देशांतर देखें अपन, तो जो खड़ी रेखाएं होती है, जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर है। तो 0 डिग्री खड़ी रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसके इधर तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ये वाला पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो राजस्थान पृथ्वी पर देखें तो पूर्वी गोलार्ध का भाग है ना भाई भाग। जैसे अपन पूरा ग्लोब बनाते हैं, तो ग्लोब में भारत यही तो आता है, जो 0 डिग्री, सॉरी ये अच्छे से नहीं बना, ये ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री रेखा है। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, और यहाँ कहीं भारत है अपना। ये प्यारा भारत है, ये प्यारा राजस्थान है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में हुआ ना, ये अक्षांश है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, ये देशांतर रेखा है। देशांतर के तो पूर्व में, अक्षांश के उत्तर में। तो राजस्थान या भारत की स्थिति होगी उत्तर पूर्वी, ग्लोब में उत्तर और पूर्वी। पूर्वी तो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के हिसाब से, पूर्वी गोलार्ध देशांतरों के हिसाब से। राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्वी हो गई। और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, अब भारत के अनुसार कैसे देखेंगे, मान लो ये अपन हल्का सा, ये भारत का मैप है, ये गुजरात है, और अपन जैसे बनता है हल्का फुल्का, ये भारत का मैप है, तो राजस्थान कहीं ना कहीं यहीं पे है। तो ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। तो भारत के अनुसार राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में है, उत्तर पश्चिम में है। और फिर बात करें राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप के अनुसार, तो पूरा एशिया महाद्वीप, जिसमें ऊपर रसिया है, फिर चाइना है, फिर नीचे कहीं इंडिया है, तो ये दक्षिण पश्चिम का भाग है, दक्षिण पश्चिम का भाग है एशिया महाद्वीप के अनुसार। फिर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अपन देखते हैं। अक्षांशीय मतलब ये वाली ऐसी रेखाएं होती है ना, मैंने आपको बताया ग्लोब में। तो अक्षांशीय विस्तार अपन देखते हैं, तो मान लो ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री रेखा मैंने आपको बताई, इसको थोड़ा ऊपर करके अपन ग्लोब, ये मान लो पूरा एक ग्लोब है, ये 0 डिग्री रेखा मैंने माना, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये राजस्थान से गुजरती है। तो राजस्थान का अपन अक्षांशीय ऐसे विस्तार देख रहे हैं, तो 23.5 डिग्री तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, उससे नीचे भी राजस्थान है ना, ये कोने पे। तो ये सबसे नीचे वाला गांव है बोरकुंडा, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में है, जबकि ऊपर ही ऊपर कोणा गांव है वो गंगानगर में है। तो कहीं ना कहीं ये 23.5 डिग्री के आसपास है, उससे कम है। तो 23 डिग्री और 03 मिनट ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा अक्षांश रेखा 23 डिग्री 03 मिनट की है। और फिर यहाँ पे 23.5 डिग्री आ गई, फिर 24 डिग्री आ गई, फिर 25 डिग्री आ गई, फिर ऐसे 27 डिग्री आ गई, और लास्ट है अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट। अब ये अक्षांश कौन से हुए कि भाई, अक्षांश देखे तो ये उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश है, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड अक्षांश को बोलते हैं, और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 23 से 30 12 याद रखना, इनके अंदर गैप अभी अपन बताएंगे। और ये अक्षांशों के बीच की दूरी है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। नीचे वाला गांव बोरकुंडा है, ऊपर वाला गांव कोना गांव है। फिर बात करते हैं, दोनों के मध्य की दूरी 826 किलोमीटर है। और अब अपन देखते हैं कि जो 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट को जब अपन घटाएंगे आपस में, तो 7 डिग्री और 9 मिनट का इनके बीच में अंतर आएगा। तो अक्षांशों का अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट, और वैसे किलोमीटर में देखें तो 826 किलोमीटर का अंतर है। फिर अपन बात करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि जो ये राजस्थान है, जो ये राजस्थान अपन ने बनाया है ऐसा कुछ, तो इस राजस्थान में मैंने आपको बताया ये बांसवाड़ा
और डूंगरपुर है, यहाँ से एक 23.5 डिग्री की रेखा जाती है, 23.5 डिग्री की रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट की रेखा जाती है। ये कर्क रेखा कहते हैं इसको, कर्क रेखा बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, उत्तरी ऐनांत बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है, और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई मात्र और मात्र 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो फिर अपन बात करते हैं ये कर्क रेखा के दिन 21 जून वाले दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है जो ये ग्लोब है ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, तो 21 जून के दिन ये सूर्य यहाँ पे रहता है और यहाँ कहीं अपना बांसवाड़ा है, तो 21 जून को ये सूर्य सीधा कर्क रेखा पर गिरेगा, तो कर्क रेखा ये अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर से भी गुजर रही है, तो बांसवाड़ा पे भी सूर्य की सीधी किरणें आएगी। 21 जून को सीधी किरणें आएगी, इसलिए सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, और सबसे छोटी रात होगी, ऑब्वियस है सबसे बड़ा दिन होगा, 24 घंटे तो बचे हैं, बटे हुए हैं, तो सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात होगी। सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा पर गिरती है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है बांसवाड़ा का एक शहर है, उसको नाम है कुशलगढ़, इसको कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। और 2015 में इस दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये मोदी ने स्पीच दिया था, उसके बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लग गए। फिर राजस्थान का अपन देशांतरीय विस्तार देखते हैं, तो देशांतरीय विस्तार मतलब जैसे ग्लोब है, ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इसके इधर पूर्वी देशांतर है, इसके इधर पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी गोलार्ध है। तो देशांतरीय विस्तार देखें तो ये है 69 डिग्री और 30 मिनट, और इधर वाला जो भाग है 78 डिग्री और 17 मिनट। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पूर्वी देशांतर पूर्वी गोलार्ध में बताया था देशांतर के हिसाब से, तो 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो अपना ये इधर ही इधर का गांव है, जो जैसलमेर की साइड में गांव है उसका गांव नाम है कटरा गांव, और जो धौलपुर में गांव है सबसे लास्ट का पॉइंट देशांतर का है जहां पे 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर शो होता है, वो है सिलना गांव जो धौलपुर में है। तो कटरा गांव जैसलमेर में है, सिलना गांव धौलपुर में है, सबसे नीचे बोरकुंडा, ऊपर ही ऊपर कोना गांव है। तो ये वाली दूरी 869 है, और ये वाली मैंने आपको बताई थी अक्षांशों वाली दूरी 826 है। तो 869 तो देशांतरों के बीच में दूरी, और 826 अक्षांशों के बीच की दूरी। फिर बात करते हैं, जैसे हमने बताया 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के बीच में डिफरेंस है, वैसे देशांतरों के बीच में है 8 डिग्री 47 सेकंड का, 8 डिग्री 47 सेकंड का। अब देशांतर रेखाओं को तिथि रेखा या समय रेखा कहते हैं, क्योंकि एक देशांतर रेखा से अगली देशांतर रेखा में जाने में 4 मिनट का समय लगता है, और अगर एक डिग्री क्रॉस करेंगे तो 4 मिनट लगेगा, और 1 मिनट क्रॉस करेंगे भाई इसे तो डिग्री बोलते हैं, इसे मिनट बोलते हैं, अगर डेस हो तो मिनट बोलते हैं, 1 मिनट क्रॉस करेंगे तो 4 सेकंड लगेगा। इस प्रकार अगर जैसलमेर से धौलपुर के बीच में अपन टोटल देशांतर की ये समय निकाले तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय होता है। तो राजस्थान के पश्चिम जैसलमेर व पूर्व धौलपुर के मध्य समय अंतराल देशांतरों के हिसाब से 35 मिनट और 8 सेकंड का है। अब राजस्थान का जो मध्य गांव अपन देखते हैं वो लामपुलाई गांव है नागौर में, लेकिन अगर सैटेलाइट के हिसाब से अपन देखें तो सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव गगराना जो नागौर में ही है। मतलब कुल मिला के बात यह है मध्य गांव नागौर में ही है, लापोलाई या फिर गगराना। फिर अपन राजस्थान का विस्तार देखते हैं, तो राजस्थान का क्षेत्रफल अपन देखते हैं तो किलोमीटर के हिसाब से 3,42,239 किलोमीटर है, और अगर माइल्स के हिसाब से देखें 132 मील स्क्वायर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान भारत के राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का योगदान 10.41% है। ये 1 नवंबर 1956 के बाद में ये योगदान राजस्थान का है 10.41% पूरे भारत में, 1 नवंबर 1956 के बाद में इसलिए क्योंकि इस समय एकीकरण पूर्ण हो चुका था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है 1 नवंबर 2000 से, 1 नवंबर 2000 से, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के टुकड़े हो गए थे, इसके बाद में राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया।
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में राजस्थान प्रथम स्थान पे आया था। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े व सबसे छोटे जिले पुराने आंकड़ों के अनुसार अपन देखते हैं, नए जिले इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। JBBJ मतलब जैसलमेर सबसे बड़ा, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर और फिर जोधपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल आप याद रखना 38,401 किलोमीटर स्क्वायर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। छोटे जिले में बात करते हैं तो डी और पी। डी मतलब धौलपुर, डी मतलब दौसा, डी मतलब डूंगरपुर और पी मतलब प्रतापगढ़। तो धौलपुर का आप याद रखना ये है 3034 किलोमीटर और जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर। तो ऐसे करके धौलपुर सबसे छोटा जिला है और जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। और देशांतरों के हिसाब से मैंने बताया जैसलमेर का कटरा गांव और धौलपुर का सिलना गांव। फिर अपन बात करें जैसलमेर, भाई राजस्थान पूरे भारत का 10.41% है और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। अगर पूरे राजस्थान का जैसलमेर देखे तो कितना है, लगभग 11.22% जैसलमेर पूरे राजस्थान का है। राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है 11% का, जो पूरे राजस्थान में 11% है, वो जैसलमेर है। और धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मात्र और मात्र 0.89% है। धौलपुर का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया 3034 है और ये पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं और पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। राजस्थान में 1% से कम वाला जिला भी एकमात्र धौलपुर ही है। फिर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर। धौलपुर का जैसलमेर कितना गुना है, 12.66 गुना है। भाई धौलपुर का जैसलमेर कितना बड़ा है, 12.66 गुना है। मतलब 3034 को 12.66 से गुना करेंगे तो 38,401 आ जाएगा। विश्व का क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% है। विश्व का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका राजस्थान 0.25% है। और भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख है भारत का टोटल क्षेत्रफल, उसका राजस्थान 2.42% है। राजस्थान जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है, ब्रिटेन का 2 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना बड़ा राजस्थान है। अब आप देख लो भारत कितना बड़ा होगा। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति, ये TH हैंडले साहब ने कहा था। TH हैंडले साहब ने कहा राजस्थान की आकृति रोम्बस है। रोम्बस मतलब विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय ऐसे है ना, विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति है। इसे पतंगाकार आकृति, जैसे देखो ये पतंगाकार आकृति होगी ना, पतंग की जैसे ही तो है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्बस या पतंगाकार आकृति है, TH हैंडले साहब ने कहा था। फिर बात करें राजस्थान की सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का टच होता है राजस्थान से, तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है 1070 किलोमीटर। और जो अंतरराज्य है मतलब राजस्थान की पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, इन सब से गुजरात से सीमा लगती है, वो टोटल है 4850 किलोमीटर। इस प्रकार राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर। ये याद रखना भाई फैक्ट, इसमें कंफ्यूज कर देगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो इधर ये वाली सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर है और अंतरराज्य सीमा है 4850 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5920 टोटल राजस्थान की सीमा है। राजस्थान 5920 किलोमीटर एरिया की पूरी सीमा है। अपन पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की, जिसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन इसलिए बोलते हैं कि सर सिरिल रेड क्लिफ ने इसकी घोषणा की थी। कब की थी, अपन आजाद हुए 15 अगस्त को, इसके 2 दिन बाद में मतलब 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा की गई। अब ये इसकी शुरुआत होती है, ये जो अपना गंगानगर वाला एरिया है, मतलब ये जो एरिया गंगानगर, यहाँ पे एक हिंदूमल कोट जगह है, वहां से लेकर बाड़मेर के बाकासर तक, शाहगढ़ या बाकासर तक, बाड़मेर तक ये फैली हुई कितनी है, 1070 किलोमीटर है। तो राजस्थान की टोटल सीमा है 5920, उसका 18% ये है। और पाकिस्तान के 2 प्रांत इसमें लगते हैं, पंजाब और सिंध, और अपने राजस्थान के 9 जिले राजस्थान के लगते हैं। 2 प्रांतों के 9 जिले राजस्थान के 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। जैसे पहले पाकिस्तान के प्रांत अपन देखते हैं, पाकिस्तान के 2 प्रांत है पंजाब और सिंध। पंजाब में आप याद रखना बहाबल नगर, बहाबलपुर, रहमियार खानपुर, ये पंजाब के जिले हैं। और सिंध के हैं घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर,
उमरकोट और थार पारकर ये सभी सिंध के जिले हैं। तो 9 जिले हो गए ना, ये राजस्थान के 6 जिलों से लगते हैं, राजस्थान के इन जिलों से लगते हैं। इन जिलों में है सबसे पहले गंगानगर हिंदुमल कोट से, फिर अनूपगढ़, फिर बात करते हैं ये बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो इन जिलों से ये लगते हैं। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6 जिलों से ये लगते हैं। और श्री गंगानगर से 210 किलोमीटर लगते हैं। अनूपगढ़ से पूर्व में जो बीकानेर है वहां से 168 किलोमीटर लगते थे, और जैसलमेर से 464 किलोमीटर, और बाड़मेर से 228 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जैसलमेर से टच होगी सीमा, और फिर उसके बाद में बाड़मेर से टच हुई। लेकिन जो नयो में अपन देखते हैं, नया जो रूप आया इसका मैप का, नए जिले बनने के बाद 7 अगस्त 2023 को नए जिले बने थे। उसके बाद में श्री गंगानगर से सबसे ज्यादा से जैसलमेर से टच होती है, और सबसे कम फलोदी से सीमा टच होती है। तो ये अपने को याद रखना है। बाकी जिले गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर बात करें अनूपगढ़। अनूपगढ़ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है, और बीकानेर या फलोदी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर मुख्यालय है। ये अभी कंफ्यूज का विषय है कि भाई वो हेडक्वार्टर कहाँ बनाएंगे अपना। धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, वो ऑब्वियस धौलपुर सबसे दूर है, पूर्व में है। सांचौर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे निकटतम सांचौर है। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 2 संभाग, एक तो जोधपुर संभाग है, इस संभाग की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। फिर दूसरा है बीकानेर संभाग, यह पाकिस्तान के सीमा के सबसे निकट संभाग है। अब अंतरराज्यीय सीमा की अपन बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा इधर मध्य प्रदेश से लगती है, फिर हरियाणा से लगती है, फिर गुजरात से, फिर यूपी से, पंजाब से। मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर है, हरियाणा से 1262 किलोमीटर है, और गुजरात से 1022 किलोमीटर है ये वाली, और उत्तर प्रदेश से 887 किलोमीटर है, और पंजाब से 89 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर यूपी और फिर पंजाब, इनसे सीमा का क्रम है कितनी कितनी लगती है। पंजाब से अपन देखें तो पंजाब से ये जो 2 हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये पंजाब से टच हो रहे हैं। फिर हरियाणा से देखें तो चूरू और नीम का थाना, झुंझुनू और सिक्कर का जो एरिया नीम का थाना है, वो नीम का थाना टच हो गया। पहले सिक्कर टच होता था, अब सिक्कर टच नहीं होता है। तो ये हरियाणा से हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू है, फिर चूरू के बाद झुंझुनू है। अब पहले सिक्कर टच होता था, उसकी जगह नीम का थाना टच हो रहा है। और फिर कोटपुतली बहरोड, पहले जो जयपुर टच होता था उसकी जगह कोटपुतली बहरोड टच हो जाएगा। और अलवर तो टच होता ही है, और खेड़तल तिजारा जो अलवर से बना है वो भी टच हो रहा है, और डीग भी टच हो रहा है। तो अपन इस मैप में देखने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा से सबसे पहले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, फिर ये खेड़तल तिजारा, फिर अलवर, फिर डीग, ये खेड़तल तिजारा है, ये कोटपुतली बहरोड है, फिर ये डीग है, और अलवर की यहाँ टच हो रही है सीमा। तो ये हरियाणा से टच हो गए, टोटल 1262 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश से बात करें तो उत्तर प्रदेश से 3 जिले हैं, एक तो है ये अपना डीग, एक है भरतपुर, एक तो डीग हो गया, एक भरतपुर हो गया, एक धौलपुर हो गया। हरियाणा से ये 3 जिले हो गए। फिर अपन बात करते हैं हरियाणा के बाद में मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से डांग क्षेत्र, करौली, धौलपुर, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, ये वाला एरिया। फिर कोटा, बारह, झालावाड़, कोटा इधर से भी टच होता है, इधर से भी टच होता है। और फिर मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर सबसे बड़ी है ना चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ये सब टच होते हैं। फिर गुजरात से बात करें तो बांसवाड़ा से स्टार्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर सिरोही, फिर साचौर, फिर बाड़मेर। तो ऐसे गुजरात से ये टच हो जाएंगे। तो फिर अपन बात करें नीम का थाना जिला, सीकर से पृथक होकर नवीन जिला बना, जो अब पहले सीकर हरियाणा से टच होता था, अब नीम का थाना हरियाणा से टच होता है। खेड़तल तिजारा अलवर से पृथक होकर बना, ये भी हरियाणा से एचआर से टच होता है। बहरोड कोटपुतली जयपुर से पृथक होकर बना, पहले जयपुर टच होता था हरियाणा से, अब बहरोड और कोटपुतली टच होता है। फिर बात करें राजस्थान के वह जिले तो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हनुमानगढ़ पंजाब से भी बनाता है, हरियाणा से भी बनाता है। डीग हरियाणा से भी बनाएगा और यूपी से भी बनाएगा।
धौलपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश से भी बनाएगा और एमपी से भी बनाएगा, और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात दोनों से बनाएगा। तो ये 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। कोटा व चित्तौड़गढ़, जो अपन जैसे राजस्थान का ये मैप है, तो यहाँ पे ये एमपी की सीमा है टोटल, तो ये कोटा इधर से भी टच होता है एमपी के, यहाँ तक फैला हुआ है कोटा, ये तो दोनों साइड टच होता है, और चित्तौड़गढ़ यहाँ भी है और यहाँ भी है, बीच में ये भीलवाड़ा है। तो कोटा दोनों साइड एमपी से टच हो रहा है, चित्तौड़गढ़ भी एमपी से 2 बार टच हो रहा है। तो कोटा तो अविखंडित है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये जो चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बीच में भीलवाड़ा, तो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के कारण विखंडित हो जाता है और एमपी से 2 बार सीमा बनाता है। तो कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य से 2 बार सीमा बनाता है लेकिन अविखंडित जिला है, और चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य से 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित जिला है। फिर बात करें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है, इधर भी चित्तौड़गढ़ है, इधर भी चित्तौड़गढ़, लेकिन कोटा देखो यहाँ से भी एमपी से बना रहा है, इधर से भी एमपी से सीमा बनाता है। अब अंतर्राज्यीय सीमा बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा मैंने आपको बताई 8,450 है टोटल। तो सर्वाधिक लंबी सीमा झालावाड़ की है, देखो झालावाड़ सबसे लंबी सीमा बना रहा है ना, ये झालावाड़ है, ये सबसे लंबी सीमा एमपी से बना रहा है। सबसे कम ये बाड़मेर की है, बाड़मेर थोड़ी सी सीमा बनाता है गुजरात से। फिर अपन बात करें राजस्थान के सीमावर्ती जिले, तो 29 सीमावर्ती जिले हैं टोटल, जिनमें 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर है। लेकिन इनमें से 2 जिले हैं ना, जो ये गंगानगर और बाड़मेर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर भी है और अंतर्राज्यीय पर भी है। अब बाड़मेर है अंतर्राष्ट्रीय पर भी है और अंतर्राज्यीय पर भी है। तो ये 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले हो गए और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले हो गए। अब राजस्थान के वे जिले जो सर्वाधिक व न्यूनतम जिलों से सीमा बनाते हैं, तो देखो एक तो जयपुर सिटी के चारों ओर जयपुर ग्रामीण है इसलिए एक से ही बनाता है। जोधपुर सिटी के चारों ओर जोधपुर ग्रामीण है इसलिए ये भी एक से ही बनाता है। सबसे कम जयपुर सिटी व जोधपुर सिटी बनाते हैं। और सबसे ज्यादा की अपन बात करें तो जयपुर ग्रामीण 11 जिलों से बनाता है। जयपुर ग्रामीण 11 जिलों से बनाता है, उसमें है जयपुर सिटी से बनाएगा एक तो बीच में ही, और एक कोटपुतली बैरोड यहाँ पे, फिर सीकर, फिर इधर नीम का थाना, फिर अजमेर और डीडवाना कुचामन, एक अपने टोंक से, एक दूदू से, और फिर दौसा से, और सवाईमाधोपुर से, और अलवर से। तो इतने 11 जिलों से ये सीमा बनाता है। सीमावर्ती विवाद, ये जो यहाँ बांसवाड़ा में एक मानगढ़ पहाड़ी बनी हुई है, उसको लेकर गुजरात व राजस्थान में जो विवाद चल रहा है। मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को, ये आप याद रखना। फिर बात करते हैं 2023 की घोषणा, तो राम लुभाया कमेटी अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाई गई थी। फिर उन्होंने 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा करी, और ये अधिसूचना प्रकाशित हुई 5 अगस्त को, प्रकाशित हुई 6 अगस्त को और लागू हुई 7 अगस्त 2023 को। तो 7 अगस्त 2023 से ये लागू हुए 19 जिले व 3 संभाग। इस प्रकार टोटल 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हो गए और टोटल 50 जिले हो गए। फिर अपन बात करते हैं अधिकतम जिलों वाला संभाग, तो अधिकतम जिलों वाला संभाग है 7 जयपुर, और एक है अजमेर, इनमें 7 जिले हैं। और न्यूनतम जिलों वाला संभाग है 3 बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, 3 ही जिले हैं इसमें। नए जो संभाग बने हैं वो बने हैं एक तो पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 नए बने हैं। तो पहले अपन संभागों को देखते हैं। बीकानेर संभाग, तो बीकानेर में बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है। और फिर जोधपुर संभाग में जोधपुर सिटी है, जोधपुर ग्रामीण है, फलोदी है जो नया बना है, बाड़मेर है, बालोतरा जो नया बना है, और जैसलमेर है। फिर बात करें अजमेर में, तो अजमेर में आप याद रखना ये शाहपुरा भीलवाड़ा से टूटकर अजमेर में इसको शामिल कर लिया गया है। अजमेर है, ब्यावर है, टेकड़ी है जो नया बना है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, और टोंक है। और जयपुर में जयपुर सिटी है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, कोटपुतली बैरोड है, और दौसा है। तो जयपुर से ये है। फिर बात करें अपने भरतपुर में, जयपुर में अलवर भी है। फिर बात करें
अपने ये भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, सवाईमाधोपुर है, डीग है जो नया बना है, गंगापुर सिटी है। फिर बात करते हैं उदयपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद, भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा पहले अजमेर में था और भीलवाड़ा का एक हिस्सा शाहपुरा वो अजमेर में मिला दिया गया है। कोटा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये सेम रहा। पाली जो नवीन बना है इसमें पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। जालोर को दो भागों में बांटा है, जालोर और सांचौर में। सिक्कर जो नवीन बना है इसमें सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी वाला और नीम का थाना। बांसवाड़ा जो नवीन बना है इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक जनजातीय बांसवाड़ा संभाग में है। फिर राजस्थान का भौतिक प्रदेश की अपन बात करें तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। ये वाला भाग है पूरा मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला अरावली वाला भाग, ये पूर्वी मैदानी वाला भाग और ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ये 4 भाग है राजस्थान की मैप में। तो अपन बात करें मरुस्थल में लगभग 61% क्षेत्रफल पूरे राजस्थान का है। अरावली में 9% क्षेत्रफल है, पूर्वी मैदानों में 23% क्षेत्रफल है और हाड़ौती में 6.89% क्षेत्रफल है। तो अपन इसको डिवाइड करें तो 61 और 9 70% तो इधर हो गया और 30% इधर हो गया। तो पहले मरुस्थल, फिर अरावली, फिर पूर्वी मैदान और हाड़ौती, इसी क्रम में आप याद करना। 61, 9, 70 और 23 और 7, 30। और जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रफल में 40% रहते हैं और अरावली में 10% लोग रहते हैं, पूर्वी मैदानों में 39% होते हैं, हाड़ौती में 11% रहते हैं। मतलब इधर 50% और इधर 50% का रेशियो आप याद रखें। 40, 10, 50, 39 और 11, 50। जिले अपन बात करें तो मरुस्थल में 12 जिले हैं, अरावली में 13 जिले हैं और पूर्वी मैदानों में 10 जिले हैं और हाड़ौती में 7 जिले हैं। मरुस्थल में आपको पता है बलुई या रेतीली मिट्टी होती है, पहाड़ों पर अरावली में पर्वतीय मिट्टी होती है, पूर्वी मैदानों में नदियों द्वारा जलोढ़ या कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं वो होती है। और हाड़ौती का पठार जो कोटा, बारा, झालावाड़ वाला भाग है वहां पे काली मिट्टी या रेगूर या कपासी मिट्टी होती है क्योंकि उसमें कपास खेती होती है। और जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा हुआ है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है और उपाद्र अरावली में पाई जाती है और आर्द्र पूर्वी मैदानों में पाई जाती है। अति आर्द्र बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हाड़ौती पठार में अति आर्द्र पाई जाती है। तो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल आपको पता है 33 सागर का भाग है और मुख्यतः टर्सरी व प्लिस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ था। जितने भी मरुस्थल और मैदान है वो सब लगभग प्लिस्टोसिन काल में ही हुए थे। तो थार के मरुस्थल का टोटल क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर है। इनमें से जो अपन थार के मरुस्थल की अपन बात करें तो ये अरावली वाला भाग, इससे इधर पूरा थार का मरुस्थल है। तो इसकी जो लंबाई है थार के मरुस्थल की वो 640 किलोमीटर है और जबकि चौड़ाई है 300 मीटर और ऊंचाई इसका देखें तो कितना ऊंचा है ये मरुस्थल, 200 से 300 मीटर ऊंचा है। और ढाल इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। क्यों? ये थार का मरुस्थल में जो लूनी नदी बहती है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए इसका ढाल यही है। मरुस्थल का अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। यहाँ राठी गाय की नस्ल है इसलिए राठी प्रदेश भी बोलते हैं। शुष्क मरुस्थल, अब ये जो आपको मैंने बताया ना, ये देखो ये अरावली है, इसके इधर वो मरुस्थल है पूरा, इसको भी 2 भागों में बांटेंगे, ये शुष्क मरुस्थल और ये अर्धशुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल तो है 1,00,000 किलोमीटर जो 0 से 25 के बीच में है, ये तो शुष्क मरुस्थल हो गया। ये अर्धशुष्क मरुस्थल हो गया, यहाँ अरावली पर्वतमाला है। तो 0 से 25 सेमी वर्षा रेखा में ये शुष्क मरुस्थल है और 25 से 50 सेमी रेखा के बीच अर्धशुष्क या बांगर प्रदेश कहते हैं। ये 75,000 किलोमीटर है। तो ये शुष्क और अर्धशुष्क में बांटा हुआ है। अब अपन 25 सेमी समवर्षा रेखा किसको बोलते हैं? 25 सेमी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, एक तो शुष्क में एक अर्धशुष्क में। बस शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये 0 डिग्री सेंटीमीटर से 25 डिग्री सेंटीमीटर के बीच में रेखा वाला प्रदेश है जहाँ राठी प्रदेश बोलते हैं। और इसको जो शुष्क मरुस्थल है इसको भी 2 भागों में अपन बांटेंगे, एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, एक बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप यानी टीबे, रेतीले टीबे ये ज्यादा है, लगभग 58.50% बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है लगभग 41%। तो शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा ना अपन, ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको 2 भागों में बांटा, एक तो बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त। युक्त वाला ज्यादा है 58% है और ये 41% है। फिर अपन बात करते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेशों की। तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जहां मतलब बालुका स्तूप नहीं है, वहां मिट्टी है, मिट्टी के अलावा
पत्थर से हैं, कंकरीले पत्थर से हैं, पथरीला मरुस्थल है इसलिए उसको हमादा बोलते हैं। सर्वाधिक विस्तार इसका जैसलमेर में है, रामगढ़, लोदरवा व पोखरण में, और बाड़मेर व जोधपुर में है। फिर बालुका स्तूप युक्त प्रदेश ये लगभग 58.50% है। तो ये यहाँ पे क्या है कि जब पवनें चलती है तो अपने साथ मिट्टी लाती है और निक्षेपण कर देती है, इस प्रकार बालुका युक्त टिब्बे बन जाते हैं, बालुका स्तूप बन जाते हैं। और इन बालुका स्तूप ये सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा बालुका स्तूप जैसलमेर में है, और सभी प्रकार के बालुका स्तूप जो खूब सारे बरखान है, पैराबोलिक है, ये सभी प्रकार के देखने को मिलते हैं वो जोधपुर में मिलते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन बरखान की। तो बरखान बालुका स्तूप ये वाली इसकी आकृति होती है, पवने ऐसे लंबवत आती है, पवने लंबवत आती है और इस प्रकार की आकृति से बरखान बन जाता है। ये अर्धचंद्राकार है ना, और अर्धचंद्राकार है, दोनों साइड पूंछ होती है और पवने लंबवत आती है, और ये उत्तल भाग है या उत्तल भाग है। तो मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार फॉर्म में होता है, इसे बरखान कहते हैं। और जिस ओर से पवन आती है उस दिशा में उत्तल ढाल बन जाता है, जबकि आगे की ओर अवतल ढाल बन जाता है। बरखान की चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है, जबकि ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है। सर्वाधिक बरखान जो चूरू में पाए जाते हैं, एक भालेरी गांव है, चूरू में कौन सा गांव है, भालेरी गांव, वहां पे सर्वाधिक बरखान है। और बरखान की विशेषता यह है कि सर्वाधिक गतिशील होते हैं, आगे उड़ते जाते हैं, आगे निक्षेपण करते हैं और आगे मरुस्थल को बढ़ावा देते हैं, इसलिए मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान का होता है। ऐसा ये बरखान है, इसमें हवा इधर से आएगी, बरखान बन जाएगा। फिर बात करते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप किसको बोलेंगे, जब पवने वो आए, समकोण पर आए, ऐसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बन जाएंगे। जब पवने, अनुप्रस्थ होता है समकोण, पवने समकोण पर आए तो ऐसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बन जाएंगे। तो पवने की दिशा समकोण पर हो, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बन जाते हैं। सर्वाधिक बीकानेर में है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व शेखावाटी में है, और सर्वाधिक स्थिर है, ये गति नहीं करते हैं, एक बार बन जाते हैं तो फिक्स हो जाते हैं। और ये बालुका स्तूप लूनी, जवाई, घग्गर बेसिन में पाए जाते हैं। अनुदिद्रीय या रेखीय बालुका स्तूप, इसमें क्या होता है कि पवने समांतर आती है और टिब्बे समांतर बन जाते हैं, ये पवन जा रही है और टिब्बे समांतर बन जाते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अनुदिद्रीय रेखीय बालुका स्तूप बोलते हैं। फिर तारानुमा बालुका स्तूप, अगर कोई बालुका स्तूप है, इसकी 3-4 शाखाएं बन जाए तो वो तारानुमा बालुका स्तूप बन जाते हैं। ये सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं, क्योंकि पवने अनियमित चलती है। फिर बात करें पैराबोलिक बालुका स्तूप, तो बरखान में मैंने आपको बताया ऐसे पवने चलेगी तो बरखान बन जाएगा, और इधर से पवने चलेगी तो पैराबोलिक बन जाएगा, मतलब महिलाओं के हेयर पिन जैसी आकृति बन जाएगी। और ये सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक हर जगह पाए जाते हैं पैराबोलिक। फिर सीप बोलते हैं, तो जब बरखान में ऐसी हवा चलती है, अगर हवा थोड़ी समांतर चलने लग जाए तो एक साइड की टांग बड़ी हो जाएगी इसकी, तो ये सीप हो जाएगी, मतलब इसमें पवने थोड़ी समांतर सी चलती है, न कि लंबवत। तो समकोणीय बालुका स्तूप मैंने 3 बताए, अनुप्रस्थ है, बरखान है और पैराबोलिक है। तीनों में लगभग 90 डिग्री पर रेखाएं चलती है, और इसमें समांतर पवने चलती है, इसलिए समांतर बालुका स्तूप ये हो गए। सबर का पीस, सबर का पीस क्या होते हैं, जब छोटी छोटी झाड़ियां होती है इनके आसपास में बालुका स्तूप बन जाते हैं, इनके पीछे चारों ओर बालुका स्तूप बन जाते हैं, सबर का पीस बोलते हैं। और जैसलमेर, बीकानेर में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालुका स्तूप, जब खूब सारे बालुका स्तूप आपस में बन जाए तो नेटवर्क बालुका स्तूप बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं शुष्क मरुस्थल पढ़ लिए। अब अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ते हैं, जो 25 सेमी से 50 सेमी के बीच में है। अर्धशुष्क मरुस्थल को अपन बेसिन के आधार पर बांटते हैं। तो सबसे पहले लूनी बेसिन, ये 25 से 50 सेमी वर्षा के बीच में है। 25 से लेकर अरावली पर्वतमाला तक आप मान सकते हो। अर्धशुष्क या बांगर प्रदेश इसको बोलते हैं। इसको 4 बेसिनों में बांटते हैं, और सबसे नीचे अपन बांटते हैं लूनी बेसिन, फिर नागौरी बेसिन, फिर शेखावाटी अंतः प्रवाह, और ऊपर ही ऊपर है घग्गर बेसिन। तो पहले अपन लूनी बेसिन की बात करते हैं। लूनी बेसिन मतलब लूनी नदी का जो भाग है, इसे गोडवाड बेसिन भी बोलते हैं। ये मुख्यतः पाली में है। जोधपुर, जालोर, सांचौर, सिरोही, बाड़मेर, पाली, बालोतरा और सांचौर, यहाँ सब ये लूनी बेसिन है। इसकी मुख्य विशेषताएं, यहाँ लवणीय पादप पाए जाते हैं, मुख्यतः बाड़मेर में मिलते हैं ये पादप। और नेहड रण है, नेहड रण, रण एक दलदली क्षेत्र होता है, अनुपजाऊ होता है, ये जालोर में। क्वेश्चन आ सकता है नेहड रण कहाँ है, जालोर में। और काला भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर भी पाली की पहाड़ियों में स्थित है। और फिर नागौरी उच्च भूमि,
पहले अपन लूनी बेसिन पढ़ लिए, गोडवाड़ बेसिन पढ़ लिए, अब नागौरी उच्च भूमि पढ़ते हैं। इसमें नागौर, डीडवाना, कुचामन का आंशिक भाग अजमेर में आता है और इसमें सर्वाधिक लवणीय झीलें पाई जाती है। डीडवाना, नागौर, कुचामन, यहाँ सबसे ज्यादा लवणीय झीलें हैं। पंचभद्रा है और बाड़मेर में भी है, तो यहाँ लेकिन सब सर्वाधिक लवणीय झीलें नागौर में पाई जाती है। यहाँ कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जो अजमेर से नागौर वाला भाग है, वहां पर लोगों में फ्लोराइड की कमी के कारण कुबड़ या बाका पट्टी पाई जाती है, फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। फिर शेखावाटी अंत्य प्रवाह देखते हैं, इसमें नागौर, उत्तरी, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नीम का थाना ये सब आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ विशेषताएं हैं। जोहड़, अगर वो पानी जा रहा है, पानी इकट्ठा हो जाता है और वो निम्न भूमि जोहड़ कहलाती है, पानी के कच्चे कुएं भी बोलते हैं। सर, आपको पता है शेखावाटी में जितने भी गांव है, सालासर या फिर हर गांव के पीछे सर लगता है, मतलब मानसून के दौरान तालाब बन जाते हैं, उनको सर बोलते हैं। बीड़, जो जंगल होते हैं, चारागाह की जो भूमिया होती है उसको बीड़ बोलते हैं, मुख्यतः झुंझुनू में है। जैसे सीकर में नानी का बीड़ फेमस है। तोरावाटी, जो तवर कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है, जहाँ तवर वंशीय राजपूत रहते थे, वहां तोरावाटी उस स्थान को बोलते हैं। ये सीकर, नीम का थाना व झुंझुनू में है। फिर घग्गर बेसिन की बात करें तो घग्गर बेसिन श्री गंगानगर, अनूपगढ़ व हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे जो मिट्टी है वो काठी बग्गी, ये उपजाऊ मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इसलिए यहाँ बहुत अच्छी फसल गन्ने की, गेहूं की, कपास की, ये सब फसलें होती हैं। ये श्री गंगानगर, अनूपगढ़ व हनुमानगढ़ में है। फिर अपन बात करते हैं नाली या पाट, जो घग्गर नदी आती है, घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी का भाग है और हनुमानगढ़ में इसको नाली या पाट बोलते हैं। अगर ये इसमें पानी ज्यादा है तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है, जहां इसको हकरा बोलते हैं। फिर बात करते हैं मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, खडीनी या पलाया झील। जब क्या होती है कि जब मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलें बन जाए उसे खडीन झील बोलते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खडीन कृषि की शुरुआत की गई थी। पालीवाल ब्राह्मण क्या करते थे, जैसे मरुस्थल है, इसके कुछ भाग में पानी इकट्ठा कर लिया करते, जब उसमें नमी रहती तो उसमें फसल पैदा कर लिया करते थे, रबी की फसल बोई जाती थी। इसको खडीन कृषि बोलते हैं। खडीन या पलाया झील मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भाग में है। ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता, फिर नमी रहती तो इसमें फसल उत्पन्न कर लिए जाते थे। रन या टाट, रन क्या होता है कि जैसे मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय, दलदलीय, अनउपजाऊ भूमि को रन या टाट बोलते हैं, जहाँ पे कुछ भी उत्पादन नहीं हो सकता। सर्वाधिक जैसलमेर में जैसे पोक रन, बाकरी रन, बाड़मेर में थोब रन, जोधपुर में फलोदी में बाप और फलोदी रन, फिर चूरू में है ताल छापरिया, पड़िहारी रन। तो ये सब रन है। फिर जल पट्टी किसको बोलते हैं, कि सरस्वती नदी का जो भूगर्भिक अवशेष है, जहाँ मीठा पानी पाया जाता है, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर का ये बेल्ट है। ऊपर इसके चंदन नलकूप है, यहाँ सेवन घास भी पाई जाती है, जहाँ गोडावना की शरण स्थली है, गोडावना पक्षी की शरण स्थली है सेवन घास। इसको थार का घड़ा भी बोलते हैं। चंदन गांव में जो नलकूप लगा है, इसको थार का घड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि मीठा पानी वहां आता है। गोडावना की सरल स्थली है सेवन घास। अभी सरस्वती नदी का एक नया अवशेष भी मिला है बायतू बाड़मेर से साचोर क्षेत्र में। आंकल वुड फॉसिल पार्क, ये जीवाश्म उद्यान है, ये जैसलमेर में स्थित है। आंकल गांव है, वुड लकड़ी का नाम है, फॉसिल जीवाश्म। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में जो है वहां पर ही स्थित है। जुरासिक काल का है, 180 मिलियन वर्ष पुराना, 18 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ पर जीवाश्म पार्क में लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष मिले, जो पाषाण रूप से प्राप्त हुए हैं। ये जीवाश्म भारत में लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष, ऐसे कुछ जीवाश्म अवशेष मिले लकड़ी के जैसलमेर में। बाप बोल्डर कले, पहले क्या होता था, हिमानी से जब कंकड़ पत्थर लाए जाते थे तो बड़े पत्थरों को बोल्डर कहते थे, बारीक अवसादों को बोल्डर कले कहा जाता था। ये सभी बाप मतलब फलोदी में है। बाप बोल्डर कले फलोदी में पाए गए हैं, प्रमुख कार्बोनिफेरस काल के हैं। नकलिस्तान, अगर मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाया जाता है उसके चारों तरफ हरियाली हो जाती है, मतलब मरुस्थल में हरियाली हो जाती है, उसे मरुधान या नकलिस्तान बोलते हैं। जैसे बीकानेर में कोलाय झील के पास में और गजनेर झील के पास में, जैसलमेर में गड़ीसत झील के पास में। फिर दोरे या दरियन, दोरे बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान में लहरदार बालू का स्तूपों को, और दरियन बोलते हैं तो सबसे गतिशील या स्थानांतरित बालू का स्तूप हो, जो आगे जाके स्थानांतरित होते रहते हैं, उसको दरियन बोलते हैं। ये जैसलमेर में है। पीवना सांप एक प्रजाति है जिसका रंग पीला होता है, जैसलमेर में पाई जाती है। आदमी का सांप, ऐसे कहा जाता है कि ये सांस रोक देता है और इस प्रकार आदमी की मृत्यु हो जाती है। मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल क्या है, राजस्थान में इस प्रकार आगे बढ़ रहा है, इधर आगे बढ़ रहा है, तो ये मरुस्थल का मार्च है।
कि मरुस्थल कर्ण में सर्वाधिक बढ़ने में योगदान बरखान बालू का स्तूप मैंने आपको बताया था, वो योगदान कर रहे हैं और हरियाणा तक ये बढ़ रहा है। इसको मरुस्थल का मार्च बोलते हैं। बालसन किसको बोलते हैं? अगर पर्वतों के मध्य कोई झील है, जैसे सांबर झील है जयपुर ग्रामीण में, तो उसको बालसन बोलते हैं। थार का मरुस्थल की अपन बात करें तो थार का मरुस्थल भारत में 85% स्थित है और पाकिस्तान में 15% है। संपूर्ण क्षेत्रफल थार के मरुस्थल का है 2,38,254 किलोमीटर और राजस्थान में 1,75,000 किलोमीटर है, जो राजस्थान के 61% है। और ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत में 4 राज्यों में है, एक तो राजस्थान में है, एक गुजरात में है, एक हरियाणा में है और एक पंजाब में है और राजस्थान में सबसे ज्यादा है थार का मरुस्थल। फिर बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। तो अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ और अब ये उस टाइम वलित पर्वतमाला थी, अब ये अवशिष्ट है, समय के अनुसार अवशिष्ट हो गई और समय के अनुसार प्राचीन है। सबसे प्राचीन राजस्थान में पूछे तो अरावली पर्वतमाला है, अब अवशिष्ट हो गई। अवशिष्ट मतलब टूट फूट गई है, समय के अनुसार अपरदित हो गई है और उस समय की वलित पर्वतमाला है और प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। अरावली का विस्तार अपन देखते हैं तो टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है और जो राजस्थान में है 550 किलोमीटर राजस्थान में है और इसकी ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की दिशा अपन देखें तो दक्षिण पश्चिम मतलब नैऋत्य कोण से उत्तर पूर्व ईशान कोण तक है। ये आग्नेय कोण होता है, ये नैऋत्य कोण होता है, ये ईशान कोण होता है, ये वायव्य कोण होता है। अरावली की स्टडी से आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अपन ये दक्षिण अरावली, ये मध्य अरावली, ये उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली देखते हैं। उत्तरी अरावली नीम का थाना से जयपुर के मध्य ये उत्तरी अरावली है, मतलब खेतड़ी से जयपुर के बीच में है जो उत्तरी अरावली है। और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, वो 1055 मीटर ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? रघुनाथगढ़। फिर मध्य अरावली, अजमेर अरावली, जिसको मध्य अरावली बोलते हैं, ये जयपुर से राजसमंद, ये राजसमंद है, ये जयपुर है और ये खेतड़ी है। तो जयपुर से राजसमंद के बीच में है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़ है। टोटगढ़ 934 मीटर है जो ब्यावर में है और एक तारागढ़ जो अजमेर में है, जहाँ तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो 873 मीटर की है। दोनों ही एग्जाम में आते हैं। दक्षिणी अरावली की बात करें तो राजसमंद से सिरोही तक दक्षिणी अरावली है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू सिरोही में है 1722 मीटर की। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा था। दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में अपन बांटते हैं। जो दक्षिण अरावली बताई ना राजसमंद से सिरोही तक, इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आबू अरावली जो आबू में ही है, एक मेवाड़ अरावली जो उदयपुर राजसमंद यहाँ पर है। तो आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है और मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी जरगा है जो 1431 मीटर की है, उदयपुर में स्थित है। कुछ चोटियों के अपन नाम देखते हैं और उनकी स्थिति देखते हैं। गुरु शिखर सिरोही में है, शेर सिरोही में है और देलवाड़ा ये भी सिरोही में है और जरगा जो उदयपुर की सबसे ऊंची है चोटी है 1431 मीटर है, ये भी उदयपुर में है। अचलगढ़ सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है और कुंभलगढ़ के बाद में है रघुनाथगढ़ जो सीकर में है, ऋषिकेश सिरोही में है, कमलनाथ उदयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सज्जनगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है, मोरमजी टाटगढ़ या गोरमजी ये जो 934 मीटर वाली ब्यावर में है, खो ये जयपुर में ही है, सायरा उदयपुर में है, तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, बिलाड़ी जहाँ बिलाड़ी माता का मंदिर है कोटपुतली बहरोड में है और रोजा भाकर, भाकर के पहले कोई नाम जुड़ जाए रोजा भाकर जो जालोर में है, नाम जुड़ जाए तो जालोर में है। अब अरावली के प्रमुख नाल या दर्रे बोलते हैं जो पहाड़ों के बीच में काट कर रास्ता बनाया जाता है। ये दर्रे सर्वाधिक राजसमंद में है और ये दर्रे अपन देखते हैं जब पाली में 2 दर्रे हैं, देसूरी की नाल और बरनाल। ये बर अजमेर व पाली के बीच में रास्ता बनाता है, इसलिए अजमेर या ब्यावर में है, पखारिया सूरा बर ये सब ब्यावर में भी है और अजमेर में भी है। राजसमंद में सबसे ज्यादा है सोमेश्वर नाल, हाथीगुड्डा नाल, कमली या खमली घाट, गोमती घाट और पगलिया झीलवा की नाल। ये पगलिया झीलवा की नाल है जो मेवाड़ राजसमंद से और मारवाड़ पाली तरफ रास्ता बनाता है, मतलब ये वाला है जो पगलिया झीलवा की नाल है। फिर बात करें उदयपुर में ढेबर नाल है, केवड़ा नाल है, फुलवारी नाल है और हाथी नाल है। ये ढेबर नाल अब नया जिला है सलूम्बर वहां पे आ गया है।
फिर बात करें पठारों की, तो प्रमुख पठारों में आबू पर्वत सिरोही में है, उड़िया का पठार और आबू पर्वत का पठार, और क्रोस व काकनवाड़ी का पठार अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य में है। मेसा व मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, बोराट का पठार राजसमंद में है, और भोमट का पठार डूंगरपुर में, क्योंकि भोम यानी भील जनजाति यहाँ रहती थी। लसाड़िया का पठार प्रतापगढ़ में है, जो जयसमंद झील के पूर्व में है। फिर उड़िया का पठार की अपन बात करें तो उड़िया का पठार दक्षिणी अरावली या सिरोही में स्थित है और 1360 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। दूसरे नंबर पे है आबू पर्वत। आबू पर्वत एक पठार है और आबू पर्वत 1200 मीटर ऊंचाई पर है। बैथोलिक संरचना ऐसी होती है, बैथोलिक संरचना में बना हुआ है और राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। बोराट का पठार जो उदयपुर की जो गोगुंदा पहाड़ी है और राजसमंद जो उदयपुर की ये गोगुंदा पहाड़ी है, यहाँ से राजसमंद तक के बीच में है बोराट का पठार। तो बोराट का पठार उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी है और राजसमंद में कुंभलगढ़ की पहाड़ी के मध्य स्थित है और 1255 मीटर का ऊंचा, मतलब राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोराट का पठार है। जरगा पहाड़ी बोराट पठारी क्षेत्र में स्थित है, जो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताई थी ना उदयपुर में, 1431 मीटर ऊंची है जरगा। बोमट का पठार ये डूंगरपुर में स्थित है, उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में भील जनजाति अधिक पाई जाती है। और लसाड़िया का पठार सलूम्बर से प्रतापगढ़ के बीच में है, पूर्व में ये उदयपुर में था, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। उबड़ खाबड़ तथा विच्छेदित पठार है लसाड़िया का पठार। काकनवाड़ी व क्रोस का पठार अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में है। भाकर नाम की चोटियां सिरोही में पाई जाती है। अगर पहाड़ी का नाम और भाकर लगा, जैसे रोजा भाकर बता दे तो वो जालौर में पाई जाएगी। अगर पहाड़ी का नाम और मगरा या मगरी लगा दे तो वो उदयपुर में, जैसे मछली मगरा, तो ये सब उदयपुर में पाई जाएगी। और पहाड़ी का नाम या डूंगर लगा दे तो जयपुर में, जैसे मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सब जयपुर में है। त्रिकूट पहाड़ी पर सोनार दुर्ग है, जैसलमेर में है। और त्रिकूट जो पर्वत है वहां केला देवी, केला मैया का मंदिर है जो करौली में है, तो ये कंफ्यूज मत होना। और चिड़िया टूक पर है मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है। 56 हिल्स यानी 56 पहाड़ियां, ये बाड़मेर में, जो बालोतरा आज का बालोतरा है, सिवाना है, 56 हिल्स बोलते हैं, 56 पहाड़ियां बोलते हैं। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है वहां पे है। रोजा भाकर मैंने आपको बताया, नाम भाकर के पहले नाम आ गया तो जालोर में है। इसराना भाकर भी जालोर में है, जालोरा भाकर भी जालोर में है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये डोरा पर्वत सर्वाधिक ऊंची चोटी है इसकी, ये भी जालोर में है, जहां भालू अभ्यारण्य है। और सुंडा पर्वत ये जालोर में है। सुंडा माता का मंदिर है, फर्स्ट रोप वे 2006 में बना था, वो भी यही है। और भालू सुरक्षित अभ्यारण्य है। भाकर मैंने बताया आपको, भाकर छोटी तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ ऐसी तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती है जो सिरोही में है। और बेल का मगरा सिरोही में है। ये कंफ्यूज मत होना, मगरा के आगे नाम आ जाए तो उदयपुर में होती है, जैसे मछला मगरा ये सब, लेकिन बेल का मगरा सिरोही में जब वोलेस्टोनाइट पाया जाता है। मोती मगरी ये उदयपुर में फतेहसागर झील के पास में महाराणा प्रताप का स्टेचू बना हुआ है। हिरण मगरी ये भी उदयपुर में है। मछला मगरा ये उदयपुर में है, पिछोला झील के पास में है। सेकंड रोपवे यहाँ पे बना हुआ है, मनसा माता का मंदिर है ऊपर, 2008 में बना था। जरगा हिल्स ये उदयपुर में है और रागा हिल्स ये भी उदयपुर में है। जरगा व रागा के बीच में हरियाली का कुछ क्षेत्र है, उसे देश सरों का पठार, देश सरों का क्षेत्र बोलते हैं। गोगुंदा हिल्स उदयपुर में है। बिचमेड़ा हिल्स जहाँ पे सोम नदी निकलती है ये भी उदयपुर में है। रेल का मगरा ये राजसमंद में है। और बिजराल हिल्स, ये बिजराल, दिवेर और खमनोर, खमनोर से बनास नदी निकलती है, दिवेर हिल से कोठारी नदी निकलती है और बिजराल से खारी नदी निकलती है, तीनों ही राजसमंद में है। तो खमनोर हिल्स, दिवेर हिल्स और बिजराल हिल्स ये राजसमंद में, बिजराल से खारी, दिवेर से कोठारी, खमनोर से बनास। नाग पहाड़, अजमेर के चारों तरफ जो भी पहाड़ है वो सर्पिलाकार है, तो नाग पहाड़ उनका नाम है। मोती डूंगरी जयपुर सिटी में है और जालाना डूंगरी जयपुर सिटी में है। महादेव डूंगरी ये पूर्व में जयपुर ग्रामीण में थी, लेकिन अब ये कोटपुतली बहरोड में है। गणेश डूंगरी भी कोटपुतली बहरोड में, बेराटनगर में है ना, बेराटनगर कोटपुतली में है। भीम डूंगरी भी कोटपुतली बहरोड, बीजक डूंगरी कोटपुतली बहरोड पे, ये विराटनगर में। महादेव, गणेश, भीम, बीजक ये बेराट सभ्यता के अवशेष हैं और ये कोटपुतली बहरोड जिले में है। बेराट की पहाड़ी यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है और कोटपुतली बहरोड में है, पूर्व में ये जयपुर में था। सेवर की पहाड़ी जहाँ से साबी नदी निकलती है जो हरियाणा की तरफ जाती है, जयपुर ग्रामीण में है। मनोहरपुर पहाड़ी जहाँ से मैंथा नदी निकलती है जो सामर जिले में सर्वाधिक नमक लाती है, ये जयपुर ग्रामीण में है।
चील का टीला जहां पर जयपुर सिटी जयगढ़ दुर्ग है, ये जयपुर सिटी में है। बरवाड़ा ये जयपुर ग्रामीण में है। चौथ का बरवाड़ा, बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण में है। चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में है। जहां चौथ माता का मंदिर है वह सीसा दस्ता के भंडार है। एक है बाबाई की पहाड़ी, ये जयपुर में है, लेकिन बाबाई की पहाड़ी नीम का थाना में है। पहले झुंझुनू में थी। और बाबा जयपुर, जयपुर से बाबा है, याद रखना। काजल सीकर, अपन बोलते हैं जीण माता के ऊपर जो चोटी है उसको काजल सीकर बोलते हैं। तो जीण माता, यहाँ छठा रोपवे भी बना है राजस्थान का। मालकेत की पहाड़ी ये सीकर में है। हर्ष पर्वत सीकर में है। खंडेला की पहाड़ी सीकर में है, जहां से कातली नदी निकलती है। यूरेनियम के रोहिल क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार है। हर्षनाथ, हर्ष की पहाड़ी सीकर में है और हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है। उदयनाथ की पहाड़ी ये भी अलवर में है, जो रूपारेल अंतःप्रवाही नदी है वो निकलती है। सीरावास की पहाड़ी भी अलवर में है। भानगढ़ की पहाड़ी जहां भानु दुर्ग है वो भी अलवर में है। बैराज पर्वत भी अलवर में है। आड़ावाला पर्वत बूंदी में है। और बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा में है, जहां इंद्र बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा में है। गोलाकार पहाड़ियां ये बालोतरा सिवाना में है। 56 हिल्स जिसको बोलते हैं। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी बारा में है। रामगढ़ बारा क्रेटर जहां बना हुआ है, पानी भरा हुआ है जहां पे। तस्त्रीनुमा पहाड़ी गिरवा पहाड़ियां ये सारी उदयपुर में है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी ये बूंदी, कोटा व झालावाड़ में है। नाग पहाड़ी ये अजमेर में है। अरावली के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। जो अरावली की भू आकृतिक संरचना एम हेरोन साहब द्वारा दी गई थी। इन्होंने चट्टानों के बारे में बताया कि जो अरावली का निर्माण है ये दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ। उनमें 3 है, अजबगढ़ समूह है और अलवर समूह की चट्टानें और रायलो समूह की चट्टानें। ये आपको याद करना है, एम हेरोन साहब के द्वारा बताया गया। गिरवा किसको बोलते हैं? पर्वतों की मेखला को गिरवा बोलते हैं। उदयपुर शहर गिरवा पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ है। पिडमोंट कहाँ बोलते हैं, किसे बोलते हैं? जो पर्वत के जो पदीय क्षेत्र होते हैं, जो पदीय उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र को पिडमोंट कहा जाता है। देवगढ़ राजसमंद में स्थित है। फिर अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश मैंने आपको 2 चीजें पढ़ा दी। एक तो आपको मरुस्थल पढ़ा दिया, एक अरावली पढ़ा दी। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अपन पढ़ते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ, अवसादों के द्वारा हुआ। मैंने बताया मैदान और मरुस्थल प्लीस्टोसीन काल में बनते हैं और मृदा यहाँ की जलोढ़ है। तो इसको अपन 3 भागों में देखते हैं, माही का मैदान, बनास व बाणगंगा नदी का मैदान और चंबल का मैदान। पहले अपन माही का मैदान पढ़ते हैं। तो ये राजस्थान का मैप है। तो ये माही नदी यहाँ से निकलती है। तो माही नदी जिसे बागड़, भाटी या माही का मैदान बोलते हैं, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला एरिया। इस मैदान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव विस्तृत होने के कारण इसको 56 का मैदान भी बोलते हैं। ये 56 गांवों तक विस्तृत है। लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है जहां चावल व मक्का की फसल बहुत अच्छी होती है। मक्के में माही धवल व माही कंचन उन्नत किस्म है। चावल की माही सुगंधरा है। गन्ना भी यहाँ होता है। फिर बात करते हैं बनास व बाणगंगा मैदान। तो बनास का मैदान है, इसको 2 भागों में बांटते हैं, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। तो मेवाड़ का मैदान जो बनास का मैदान का भाग है, तो बनास के मैदान का जो दक्षिणी भाग है वो मेवाड़ का मैदान है। यहाँ मालपुरा करौली का मैदान ऐसे होगा। तो पहले अपन मेवाड़ के मैदान की देखते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा में फैला हुआ है। मालपुरा करौली का मैदान देखते हैं। तो अजमेर, टोंक, केकड़ी, सवाईमाधोपुर में फैला हुआ है। नाम से कंफ्यूज मत होना, करौली में नहीं है। अजमेर, ATM और सवाईमाधोपुर तक फैला हुआ है। यहाँ भूरी मिट्टी पाई जाती है। फिर बाणगंगा मैदान, बनास का मैदान और बाणगंगा का मैदान। तो बाणगंगा मैदान अपन देखते हैं, इसको रोही का मैदान भी बोलते हैं। जो बेराट से बाणगंगा नदी निकलती है ना, इसको रोही का मैदान भी बोलते हैं। जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, भरतपुर तक ये जाती है, यमुना नदी में चल जाती है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी है। बाणगंगा के मैदान में सर्वाधिक जनघनत्व रहता है। जयपुर में इन सब में बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, क्योंकि वहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तीसरा अपन ने देखा था चंबल का मैदान। चंबल का मैदान ऐसे राजस्थान का मैप है और ये चंबल नदी इधर से जाती है, इधर से गुजरती है। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। बियड या डांग क्षेत्र, बियड या डांग का मैदान भी बोलते हैं। बियड उत्खाद भूमि है, बेडलैंड है, मतलब बहुत सारे अनियमित भूमि है, खड्डे बन गए नदियों के कारण। काली व जलोढ़ मिट्टी, वहां पे कोटा, बारा, झालावाड़, इधर काली व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चंबल नदी अवनाली का अपर्दन करती है। नदी जाती है तो अवनाली का अपर्दन करती है, खूब सारे खड्डे बने हुए हैं। उबड़ खाबड़ उत्खाद या बेडलैंड इसको बोलते हैं। ये फैला हुआ है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर व गंगापुर सिटी में।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में पाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा नदियां हैं, जलोढ़ मिट्टी है, लोगों के पास खेती करने के साधन है। फिर दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदान, ऊपर ही ऊपर घग्गर नदी आती है तो घग्गर का मैदान, इधर लूणी नदी आती है तो लूणी का मैदान, इधर माही नदी आती है तो माही का मैदान, इधर चंबल नदी आती है तो चंबल का मैदान। हाड़ौती का पठार अपन बात करें तो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से पठार का निर्माण हुआ, इसलिए वहां काली मिट्टी है, कपास की खेती होती है। क्रिस्टेशियस काल में ये ज्वालामुखी निकला था, हल्की काली मिट्टी है, औसत ऊंचाई 500 मीटर है। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। यहाँ पे पहले एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बन गया था जो अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती के पठार को अलग करता था। फिर इस पठारी भाग को दो भागों में बांटते हैं, दक्कन का लावा पठार यहाँ पे है और विंध्यन कगार यहाँ पे है। तो हाड़ौती के पठार को दो भाग है, दक्कन का लावा पठार व विंध्यन कगार। पहले अपन जीबीएफ देखते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या था। ये एक भ्रंश है जो हाड़ौती के उत्तर पश्चिमी व अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। अभी इसको भर दिया गया है नदियों के द्वारा। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर तक फैला हुआ है। फिर जो अपन पढ़ रहे थे, हाड़ौती के दो भाग है, पठार व विंध्यन कगार। तो अपन पढ़ते हैं दक्कन का लावा पठार। यह हाड़ौती के दक्षिण में है। मालव प्रदेश जो प्रतापगढ़ व झालावाड़ वाला एरिया वहां पे है, और एक ऊपर माल का प्रदेश है। ऊपर माल प्रदेश है, पठारी क्षेत्र है, जो भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक है। तो दक्कन का लावा पठार दो जगह है, एक तो मालव प्रदेश में प्रतापगढ़ और झालावाड़ में, और एक ऊपर माल में, ऊपर माल भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ तक। फिर विंध्यन कगार अपन देखते हैं, ये हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में है। करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर वाला एरिया जिसको डांग क्षेत्र बोलते हैं तीनों को, करौली, धौलपुर व CDSM, वह हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया, यहाँ विंध्यन कगार है। विंध्यन कगार में सर्वाधिक चट्टानें व खनिज मिलते हैं, सैंडस्टोन, कोटा स्टोन, हीरा, लाल पत्थर, चूना पत्थर, ये सब खनिजें विंध्यन कगार में मिलती है। हाड़ौती के पठार के तीन भाग है। एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी में भी है, कोटा में भी है, झालावाड़ में भी है। कोटा व झालावाड़ वाली को मुकतरा हिल्स बोलते हैं। और ये तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हो गई। यहाँ शाहबाद उच्च भूमि, ये बारा में स्थित है, जहाँ शहरी जनजाति रहती है। घोड़े की नाल जैसी आकृति रामगढ़ में है, रामगढ़ में क्रेटर है जो पानी से भरा हुआ है। और डंग गंगदर की पहाड़ियां, ये जो नीचे वाला भाग है ये झालावाड़ में है, इसे डंग गंगदर उच्च भूमि बोलते हैं। हाड़ौती का गौण भाग है जो झालावाड़ में स्थित है। यहाँ काली मिट्टी है, कपास मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी है तो कपास भी होती है, सोयाबीन भी होती है। तो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मुख्यतः बूंदी में है, कोटा में, झालावाड़ में है। शाहबाद उच्च भूमि ये बारा में है। रामगढ़ क्रेटर उल्का पिंड से बनी हुई झील भी है। डंग गंगदर उच्च भूमि हाड़ौती में है। फिर जलवायु आ जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।